अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और इन तथ्यों को आपको जानना अति आवश्यक है। तो दोस्तों इनके विषय में, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दो ऐसे व्यक्ति हैं, यानी ऐसे सुल्तान हैं कि इन्होंने कई मौक़ों पर, यानी कि बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं इनके काल में कि इन्होंने कुरान की भी अवहेलना की। हालांकि मुस्लिम शासक हैं, लेकिन इन दोनों ने कुरान की भी अवहेलना की। अभी तक ये प्रश्न कहीं भी पूछा नहीं गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में अवश्य, आने वाली परीक्षाओं में अवश्य पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, यानी अलाउद्दीन खिलजी, यूँ कहें कि अलाउद्दीन खिलजी AK और मोहम्मद बिन तुगलक MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने कई मौक़ों पर कुरान की अवहेलना की। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे सुल्तान हैं सल्तनत काल के कि इन्होंने कुरान की अवहेलना की। तो इस क्वेश्चन को आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि सारे सल्तनत काल में, यानी सल्तनत काल में ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुरान की अवहेलना की है। और अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ ये प्रश्न पूछा नहीं गया है और इस प्रश्न के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन पे आपको स्टार लगा लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि आपको ये पेपर में एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे, इन्होंने एक काजी को, इनकी न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, इन्होंने एक काजी को भी दंड दिया। अभी आपको मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने कुरान की अवहेलना की, और ऐसा ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारे जो साम्राज्य में, हमारे राज्य में कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हो जो कि सुल्तान पे आरोप लगा सके कि सुल्तान न्याय के प्रति पूरी तरीके से, न्याय के प्रति पूरी तरीके से जागरूक नहीं है, यानी वे पक्षपात करते हैं, ऐसा आरोप मैं नहीं खुद पर लगा हुआ देखना चाहते थे। इसलिए इन्होंने एक काजी को भी दंड दिया। पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा सल्तनत काल का सुल्तान है जिसने एक काजी को भी दंड दिया। ठीक है दोस्तों, तो एक काजी को भी इन्होंने दंड दिया। न्याय व्यवस्था इनकी उच्च कोटि की थी, इन्होंने काजी को भी दंड दिया, इन्होंने काजी को भी दंड दिया, एक काजी को दंड दिया। क्योंकि काजी को दंड देने का कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि जब एक व्यक्ति इनके पास जाता है दोस्तों और कहता है कि आपने मदिरा पान पर प्रतिबंध लगा रखा है और मैंने एक काजी को मदिरा का सेवन करते हुए देखा है। आपने मदिरा पान पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन मैंने एक काजी को मदिरा पीते हुए देखा है। जब उसकी ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है तो अलाउद्दीन खिलजी अपने दरबार में उस काजी को अपने दरबार में बुलवाते हैं काजी को, और उनसे जवाब तलब होता है। तो पता चलता है कि वास्तव में काजी ने मदिरा का सेवन किया होता है। तो मदिरा के सेवन करने के कारण काजी को भी दंड दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इससे पहले जो सुल्तान हुआ करते थे वह सुल्तान काजी पर डिपेंड रहा करते थे न्याय के लिए, जबकि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे न्यायप्रिय शासक हुए हैं सल्तनत काल में जिन्होंने काजी को भी दंड दिया। तो आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इन्होंने काजी को भी दंड दिया था। अब दोस्तों इन्होंने गुप्तचर प्रणाली की व्यवस्था की थी। और गुप्तचर प्रणाली की व्यवस्था में दोस्तों एक दो प्रकार के हुआ करते थे। एक होता था मुन्हियन या मुन्ही, तो दोस्तों मुन्हियन या मुन्ही जो हुआ करते थे दोस्तों, ये सूचना दाता हुआ करते थे। सूचना दाता हुआ करते थे ये सूचना दाता दोस्तों, ये सूचना दाता हुआ करते थे। जबकि
संदेश वाहक, यानी कि जो सूचना होती थी उसको एकत्रित करना मुन्हियन या मुन्ही का काम होता था, जो कि यानी कि अब राज्य में या यूँ कह लीजिए आप पूरे साम्राज्य में फैले हुए थे। जबकि एक मुन्हियन से साम्राज्य तक जो संदेश वाहक होता था उसको क्या कहा जाता था दोस्तों? बरीद। उसको क्या कहा जाता था? बरीद। तो बरीद दोस्तों क्या थे? संदेश वाहक थे दोस्तों। ये क्या थे दोस्तों? संदेश वाहक। संदेश वाहक। यदि राज्य में कोई अनौपचारिक कार्य होता था, यानी कि अनौपचारिक या कह लीजिए जो कि सल्तनत के खिलाफ जो भी कार्य हुआ करते थे, तो उनकी सूचना है वो बरीद को मिलती थी। जबकि बरीद वह सूचना एक संदेश वाहक के रूप में ले जाकर सल्तनत के यानी कि जो दरबार तक पहुंचाते थे, और उसके बाद सुल्तान को ये खबर मिल जाती थी। तो इस प्रकार से इनका ये क्रम चलता था। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बरीद क्या थे? बरीद एक संदेश वाहक थे। जबकि मुन्ही या मुन्हियन क्या थे दोस्तों? तो वह मुन्ही या मुन्हियन दोस्तों सूचनावाचक, सूचनादाता थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुन्हियन या मुन्ही सूचनादाता थे। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार, यानी यूँ कह लीजिए कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार जो राज्य को प्रांतों में किसने विभाजित किया? तो दिल्ली सल्तनत में पहली बार राज्यों को, या यूँ कह लीजिए कि बरनी के अनुसार दिल्ली सल्तनत में पहली बार राज्यों को अलाउद्दीन खिलजी ने विभाजित किया था। तो इनके पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में कितने प्रांत थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय में कितने प्रांत थे? तो बरनी के अनुसार, यानी कि बरनी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के काल में 11 प्रांत थे दोस्तों। कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। 11 प्रांत थे। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के काल में दोस्तों 11 प्रांत थे। इन 11 प्रांतों का जो मुन्हियन होते थे या मुन्ही होते थे, प्रांतों से संबंधित होते थे, और उसके बाद बरीद इनके संदेशवाहक होते थे, संदेश को ले आते थे दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे कि एक फरिश्ता, यानी कि जो समकालीन इतिहासकार हैं, समकालीन लेखक हैं, एक फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के काल में 50,000 दास थे। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के काल में 50,000 दास थे। 50,000 दास थे। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है कि आपसे पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में 50,000 दासों की संख्या होने का विवरण हमें कहाँ से मिलता है, कौन देता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो फरिश्ता यानी कि इतिहासकार हैं, ये लेखक हैं, वह बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लगभग 50,000 दास थे। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में लगभग 50,000 दास थे। जबकि आपको याद होगा कि फ़िरोज़ तुगलक के काल में सबसे ज़्यादा दास हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा 1,80,000 लगभग फ़िरोज़ तुगलक के काल में दास थे, सल्तनत काल में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में लगभग कितने दासों की संख्या बताई जाती है, तो लगभग 50,000 दास अलाउद्दीन खिलजी के काल में थे। ऐसा विवरण कौन देता है दोस्तों हमें? ऐसा विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? फरिश्ता के अनुसार प्राप्त होता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लगभग 50,000 दास थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों राशन व्यवस्था शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम राशन व्यवस्था की शुरुआत की थी सल्तनत काल में। राशन व्यवस्था की शुरुआत की। राशन व्यवस्था की शुरुआत की। सल्तनत काल में सबसे पहले राशन व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों कौन करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी करते हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि कई समय अकाल पड़ जाते हैं और राशन उपलब्ध नहीं होता है, तो इससे प्रजा मरने लगती है। सल्तनत की यानी राज्य की प्रजा मर जाती थी। कई अवसर पर ऐसा पाया गया था। तो उस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि बड़े बड़े गोदामों का निर्माण कराया था और उसमें अनाज को एकत्रित कर लिया गया था, रख लिया गया था।
किस काम के लिए रखा गया था दोस्तों? ताकि अकाल पड़ने पर इस अनाज को मतलब प्रजा को दिया जा सके, ताकि प्रजा की मृत्यु ना हो, अकाल के समय प्रजा की मृत्यु ना हो। तो दोस्तों जब भी अकाल पड़ता था तो लगभग आधा मन, पूछा सकता है कि कितना अनाज अकाल पड़ने पर दिया जा सकता था, तो लगभग आधा मन, यानी आधा मन जो अनाज दिया, एक परिवार को लगभग आधा मन अनाज दिया जाता था, आधा मन अनाज दिया जाता था, आधा मन। एक परिवार को लगभग आधा मन अनाज दिया जाता था अकाल पड़ने पर। अकाल पड़ने की स्थिति में एक परिवार के सदस्य को दोस्तों, एक परिवार को नहीं दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, एक परिवार के सदस्य को लगभग आधा मन अनाज दिया जाता था, जिससे वह अपना पालन पोषण कर सके और अकाल की स्थिति में खुद को बचा सके। आइए दोस्तों कुछ अन्य तथ्यों को जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के विषय से संबंधित, जो हैं अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं, जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सराय अदल की स्थापना की थी। अब आप पूछेंगे कि दोस्तों ये सराय अदल था क्या? सराय अदल यानी कह लें कि ये एक न्याय का स्थान था। सराय अदल ये एक न्याय का स्थान था, जहाँ पर विदेशी लोग आकर, यानी विदेशी लोग इस स्थान पर आते थे। ये स्थान न्याय का स्थान था, लेकिन किस प्रकार के न्याय का स्थान था? ये उस प्रकार का न्याय का स्थान था कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर, यानी कि कोई भी व्यापारी वर्ग आकर अपनी वस्तुओं को, बाहरी व्यापारी वर्ग आकर अपनी वस्तुओं को उचित मूल्य पर बेचता था। लेकिन इसके लिए दोस्तों एक परमिशन लेनी पड़ती थी राज्य के सूबेदार से, या जो भी वहाँ का प्रमुख हुआ करता था, यानी प्रांत का, उससे परमिशन लेने के बाद सराय अदल में वह व्यक्ति जाकर अपनी वस्तुओं को उचित मूल्य पर बेचता था और लाभ कमाता था। तो यानी जो सराय अदल, जो छोटे वर्ग के जो व्यक्ति थे, यानी कि जो लोकल के व्यक्ति कहें कि उस प्रांत के व्यक्ति, जिस प्रांत में सराय अदल की स्थापना होती थी, उस प्रांत के व्यक्तियों को चांस यानी मौका कम दिया जाता था। जबकि बाहर के जो व्यक्ति हुआ करते थे, जो बाहर से व्यक्ति, विदेशी लोग आया करते थे, और दूसरे प्रांतों के जो व्यक्ति होते थे, उनका यहाँ बोलबाला ज़्यादा रहता था, उनकी वस्तुओं को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दिया जाता था, या यूँ कहें कि जो विदेशी वस्तुएँ होती थीं उनको ही सराय अदल में उचित मूल्य पर बेचा जाता था। तो सराय अदल दोस्तों पूछा जाए कि सराय अदल किससे संबंधित था? यानी कि ये एक व्यापारी वर्ग के लिए बनाया गया एक निर्माण किया हुआ एक संगठन था सराय अदल। इस सराय अदल में बहुत से व्यक्ति हुआ करते थे जो कि बाहर से जो वस्तुएं आती थी उनकी जांच पड़ताल करते थे कि जो व्यक्ति वस्तु लाया है क्या वह कितना इसका मूल्य होना चाहिए, कितने मूल्य पर इसको बेचा जाना चाहिए, क्या जो जिस चीज़ से ये वस्तु बनी है वह क्या प्रजा के लिए सही है या नहीं सही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान सराय अदल में रखा जाता था। और ये सराय अदल एक न्याय का स्थान था। किसका दोस्तों? न्याय का स्थान। तो न्याय किस प्रकार का, वस्तुएं किस प्रकार से बनाई गई हैं और उनका कितना मूल्य होना चाहिए, इन सब चीज़ों का विशेष तौर पर इसमें ध्यान रखा जाता था। तो ये न्याय का स्थान था। सराय अदल के बारे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। तो दोस्तों इसमें क्या होता था कि जो व्यक्ति, यानी कि जो प्रांतों में या ग्राम में या कहीं भी जिस क्षेत्र में कर वसूलते थे, जो व्यक्ति कर वसूला करते थे, अगर जितना कर उनको वसूल के यानी कि सल्तनत को देना होता था, अगर उस कर में
उन्होंने कर को देने में कोताही बरतते थे जो व्यक्ति, यानी कर को नहीं देते थे पूर्ण रूप से, कुछ परसेंट देते थे, कुछ परसेंट अपने पास रख लेते थे। तो दीवान मुस्तखराज का जो स्थापना हुई थी, इसका जो प्रभारी होता है, जो प्रमुख होता है, वह इस चीज़ का ध्यान रखता था कि आपको जो भी यानी कि प्रांत से जो व्यक्ति कर इकट्ठा कर रहा है, क्या उसने पूरी तरीके से जितना कर यानी कि जितनी राजस्व की मांग है, क्या उतना पूर्ण राजस्व यानी कि जो प्रमुख रूप से यानी कि ट्रेजरी होती थी, यानी खजाना होता था, कि उसमें उसने जमा किया या नहीं किया। तो दीवान मुस्तखराज उन सभी व्यक्तियों पर नज़र रखता था, निगराह रखता था कि यानी कि जो राजस्व को पूरी तरीके से यानी पूर्ण रूप से नहीं जमा करते थे और उनसे इसकी वसूली किया करता था। अगर आपकी मान लीजिए आप किसी प्रांत के वली हैं, उस समय वली या मुक्ता हुआ करते थे, प्रांत के जो अधिपति हुआ करते थे। अगर आपको 50% जो है राजस्व केंद्र को सौंपना होता था, केंद्र को देना होता था, तो मान लीजिए आपने 50% ना देने के बजाय 40% किसी साल 40% ही आपने अनाज दिया, तो उस हालत में क्या होता था कि दीवान मुस्तखराज आपके पास जाएगा और उस जो आपने 10% नहीं दिया है राजस्व, उसकी वसूली करेगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि दीवान मुस्तखराज का क्या काम हुआ करता था। तो दीवान मुस्तखराज एक प्रमुख विभाग हुआ करता था, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। किस लिए की गई थी? यह बकाया जो राजस्व हुआ करता था उसकी वसूली की जाती थी, जिन्होंने राजस्व को नहीं दिया है। दोस्तों सर्फ एक नाम आता है दोस्तों, सर्फकायनी। सर्फकायनी नामक जो व्यक्ति हैं, सर्फकायनी नामक जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने कर निर्धारण के लिए रख रखा था। अगर आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में यानी कि जो राजस्व व्यवस्था के समय यानी जो राजस्व की मांग की जाती थी, उससे पहले जब कर निर्धारण किया था, तो किसकी सलाह से कर का निर्धारण किया था? तो सर्फकायनी की सलाह से अलाउद्दीन ने सर्फकायनी नामक व्यक्ति की एक सलाह ली थी, जिसके बाद इन्होंने कर का निर्धारण किया था और कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 1/2 कर लिया था। तो सर्फकायनी नामक व्यक्ति से इन्होंने सलाह ली थी। इसके अलावा इन्होंने चरी व घरी कर लगाया था, राजस्व के अलावा चरी व घरी कर लगाया था। चरी व घरी नामक कर इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। चरी जो कि दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर था, घरी यानी घर पर लगने वाला कर था। तो चरी व घरी कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए थे। इन करों का निर्धारण आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन करों का निर्धारण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक सर्फकायनी नामक व्यक्ति से सलाह ली थी, और सर्फकायनी नामक व्यक्ति ने करों का निर्धारण किया था कि किस क्षेत्र में कितना कर होना चाहिए, किस प्रकार का करना चाहिए, किस प्रकार का आप कर ले सकते हैं प्रजा से। तो इन सब चरी व घरी नामक, अगर आपसे पूछा जाए कि चरी व घरी नामक सल्तनत काल में किस सुल्तान के द्वारा लगाया गया है, तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि चरी नामक घर किस चीज़ पर लगाया जाता था, तो चरी नामक घर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। किस चीज़ पर लगाया जाता था? दुधारू पशुओं पर। दुधारू पशुओं पर चरी नामक कर लगाया था, जबकि घरी नामक कर घर पर लगाया जाता था। यानी जो मकान हुआ करते थे उन पर दुधारू पशुओं पर चरी नामक कर लगाया जाता, जबकि घरों पर घरी कर लगाया जाता था। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने चरी व घरी नामक करों का निर्धारण किया था। और दोस्तों कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। यह प्रश्न बहुत ही फेमस है और कई बार परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड होता रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस सल्तनत काल में, यानी सल्तनत काल के किस सुल्तान के समय मंगोलों के आक्रमण सर्वाधिक हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में समय मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए।
मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए। इसके अलावा दोस्तों हम जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में कई विजय की, लेकिन उन विजयों को इन्होंने कभी भी सल्तनत काल में उन जीते हुए राज्यों को कभी मिलाया नहीं, जबकि बल्कि उनको उनकी स्थिति में छोड़ दिया और केवल कर लेना स्वीकार किया। सिर्फ और सिर्फ कर लेते थे ये, जबकि जीते हुए राज्यों को इन्होंने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। हालांकि एक ऐसे मतलब कि जो एक राज्य है वो पांड्य राज्य हैं दक्षिण भारत के, उन्होंने कभी भी पांड्य राज्यों ने कभी भी इनकी मतलब अधीनता नहीं स्वीकार की। अलाउद्दीन खिलजी की कभी भी पांड्य राजाओं ने अधीनता स्वीकार नहीं की। पांड्य राजाओं ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। स्वीकार नहीं की। पांड्य राजा दक्षिण भारत के ऐसे राजा हैं जो जिन्होंने कभी भी इनको कर नहीं दिया, यानी कि अधीनता इनकी स्वीकार नहीं की, बल्कि जबकि इनके अलावा पांड्य राजाओं के अलावा जो भी दक्षिण भारत के राज्य हुआ करते थे जिन पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया, उन लोगों ने, उन सभी राज्यों ने अलाउद्दीन खिलजी को कर देना स्वीकार किया। जबकि एक पांड्य राजा ऐसे राजा हुए हैं दक्षिण भारत के जिन्होंने कर देना स्वीकार नहीं किया। बर्नी के अनुसार एक कोटेशन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि बर्नी के अनुसार, बर्नी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कुछ इस प्रकार से अति विश्वासी हो गया था कि वह असंभव कार्यों को भी करने के लिए प्रयत्नशील रहता था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी असंभव बातें सोचने लगा था तथा अमर बनने की आकांक्षाएं उसके मन में उठ खड़ी हुई थीं। अमर बनने की आकांक्षाएं, वह असंभव बातें सोचने लगा था तथा अमर बनने की आकांक्षाएं वह असंभव बातें सोचने लगा था तथा अमर बनने की आकांक्षाएं जाग उठीं। उसके मन में अमर बनने की आकांक्षाएं जाग उठीं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित। कि दोस्तों आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत ही ज़्यादा ऐसे टर्म्स हैं जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों मैं अलाउद्दीन खिलजी से सभी टर्म्स को आपके सामने लेके आऊँगा। और दोस्तों आज के जो कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म्स जो कि आपको आज की क्लास में मैंने बताए हैं, आपको विशेष तौर पे इनको ध्यान में रखना होगा, इनको याद करना होगा। मानता हूँ दोस्तों कि एक बार पढ़ने से ये नए टर्म्स हैं, आपको दिक्कत कठिनाई होगी, लेकिन अब जब 1 से 2 बार या 3 बार आप क्लास को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप ये बिल्कुल आसानी से आपके याद भी हो जाएंगे और लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने अलाउद्दीन खिलजी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना है। तो आशा करते हैं कि आपका आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। और अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों आगे के जो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जो भी अभी जो उनकी न्याय व्यवस्था है या बाजार व्यवस्था है, जो भी उनके युद्ध हैं, उन सबको पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सिर्फ आज के लिए सब इतना ही। तो दोस्तों कल की क्लास में हम जानेंगे उनके युद्धों के बारे में, उन्होंने कितने आक्रमण किए, कितने युद्ध किए, कितने विजय की।
इन सब के विषय में। तो आपसे आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।